क्या आप जानते हैं सिर्फ 1.5% स्टूडेंट ही क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 95% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। क्या आप भी इस एलिट ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए। हेलो बच्चों, मेरा नाम रणधीर सिंह है। आज हम क्लास 12 के 2025 में पूछे गए फिजिक्स के पेपर कोड नंबर 346 JS के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। हाँ, यदि आपका सिलेबस पूरा नहीं है तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी लगेगा, परंतु यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जहाँ तक है वहाँ तक आप स्वयं की जांच करिए और जो आप नहीं पढ़े हैं उन प्रश्नों को भी देखिए, जिससे आपको क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल और किस चैप्टर से कितना प्रश्न आ रहा है, कितने नंबर में आ रहा है, आपको आसानी से पता चले। तो पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, बहुविकल्पी का ग नंबर प्रश्न है। प्रश्न में है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा जेड का मान आपको ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया है आपका क्या क्या दिया है बाबू? प्रतिरोध का मान आर का मान 8 ओम और प्रेरकीय प्रतिघात मैंने काई एल का मान आपका दिया है कितना? 6 ओम। प्रेरकीय प्रतिघात को काई एल और धारतीय प्रतिघात को काई सी से दिखाते हैं। चलिए देखिए, प्रतिबाधा जेड निकालना है। तो ये आपका एल आर परिपथ है, इसमें प्रतिबाधा जेड का सूत्र होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस काई एल का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। ये आपका मान रखिए 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका कितना? 64 प्लस 36 और ये आपका 100 निकल गया कितना? 10 ओम। तो ये बहुविकल्पी का आंसर होता है चौथा नंबर। अच्छा, इसको शॉर्टकट करने का या मेरी भाषा में कहे तो शॉर्टकट करने का तरीका ये है कि फार्मूला आपको पता है कि आर का स्क्वायर काई एल का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट 3 4 5 और एक और याद करना है 5 12 13। ट्रिपलेट जब दो भुजाओं का वर्ग मिलकर एक तीसरी भुजा बनाता है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इन दोनों को छोड़ के यदि दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है तो ये ट्रिपलेट बनाते हैं। तो देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट है। अगर 3 4 का वर्ग करेंगे, 3 का और 4 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 5 के बराबर अंडर रूट से निकलेगा तो 5 के बराबर हो जाएगा। देखिए अब इनका क्या होता है कि इनमें अगर समान संख्या से गुणा कर देंगे तो ट्रिपलेट का मान बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि सभी में हम 2 से गुणा कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये 8, ये कितना हो जाएगा? 10। 3 से गुणा कर देंगे, मान लीजिए कि यदि हम 3 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 9, ये 12, तो ये कितना हो जाएगा? 15। मतलब यदि प्रश्न में यहाँ पर 9, यहाँ पे 12, तो अगला आंसर क्या आपका आता? 15। लेकिन यहाँ पे गुणनफल कितने का दिया है? प्रश्न में यदि आप देखेंगे गुणनफल 2 का दिया है। देखिए 3 दूनी का 6 और ये 4 दूनी का 8, तो आपका कितना आंसर आएगा? 5 दूनी का 10। ये शॉर्टकट कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी गुणा या भाग में दे सकता है, आप आराम से हल कर सकते हैं। ये ट्रिपलेट है। वो देखते ही 2 सेकंड में सवाल हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरे का घ नंबर है, जो बहुत ही सिंपल है। ये न्यूमेरिकल वाले वीडियो में मैं करा चुका हूँ। क्या क्या मान दिया है प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 के घात -18 कूलम धनावेश है। धनावेश माने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई होगी। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। देखो तो एक तो पहले आंसर मिल गया, कमी है। चलिए तो क्या क्या दिया है हमारा? दिया है क्या क्या दिया है बाबू बोलिए। अब बस आवेश का मान दे दिया है 2.4 गुणे 10 के घात -18 कूलम। ये बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चे कर लेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 10 के घात -19 कूलम होता है। हमें एन का मान निकालना है, तो बहुत ही आसान है। एन बराबर होता है Q/E। मान रख दीजिए 3.4 गुणे 10 के घात -19। ये हो गया आपका 3.6 गुणे 10 के घात -19। 19 से क्या 18 है? माफ कीजिए, ये 18 है। 18। चलिए कटा देते हैं, सिंपल ही है। ये 10 से 10 आपका कट गया। 8 से कटते हैं 2 बार में, 8 से कटते हैं 3 बार में। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -18 प्लस 19 कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 10 के घात 1। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 10 के घात 1। 10 के घात 1 को 10 से लिख सकते हैं। ये 1.5 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन। यदि आप जानते हैं धनावेश हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी हुई होगी। अब बता सकते हैं। अगला प्रश्न दूसरा का अंग नंबर है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V का समीकरण दिया है। V बराबर 40 साइन 100 पाई t, ये आपका दे दिया है।
गिवन है आपका, ये आपका दिया है। कर है कि प्रदर्शित है जहाँ टी सेकंड में है। चलिए ठीक है, तो समय बोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए ग्राफ बनाने को कह रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले ग्राफ समझ जाइए कि हमारा प्रत्यावर्ती बोल्टता का सूत्र v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, ग्राफ इसका साइन के रूप में बनता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। साइन का है तो साइन का ग्राफ बनता है। ये पूरे चक्र के लिए हो गया, ये पूरा चक्र यहाँ पे पूरा हो गया। पूरे चक्र में मन एक पूरा संपूर्ण चक्र होता है तो आवर्त काल या परिक्रमण काल यहाँ पे टी होता है, तो आधे चक्र के लिए कितना होता है, टी बाई टू हो गया। फिर इसके आधे के लिए क्या लिख सकते हैं, टी बाई फोर लिख सकते हैं। यहाँ पर आधे के लिए होता है आपका थ्री टी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक ये जो आपका मान होता है शिखर मान कहते हैं, ये भी नॉट का मान होता है, भी नॉट होता है, उन्हें अधिकतम मान भी कहते हैं। ये जो साइन के आगे एक बात याद रखिएगा, साइन के आगे जो भी रहे वो क्या है, प्रत्यावर्ती बोल्टता का अधिकतम मान या शिखर मान या महत्तम मान। शिखर मान, शिखर मान, ठीक है, या महत्तम मान या आयाम भी कहते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड है, आयाम। ये आपका क्या है, तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती मान। साइन के साथ जो भी लगा रहेगा वो कला कहलाएगा, फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, कला कहलाता है। क्लियर यहाँ तक। टी के साथ जो भी है ओमेगा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए ग्राफ में क्या क्या है, ये भी नट है, ये माइनस भी नट है। उसी तरह जितना ये बड़ा होगा उतना ये बड़ा होगा। ये माइनस भी नट है, भी नट लिख सकते हैं, ये माइनस भी नट है। ठीक है, तो ग्राफ मैंने इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इससे तुलना करना पड़ेगा। हमें क्या क्या चाहिए, भी नट चाहिए। भी नट का मान यदि हम तुलना करेंगे इससे तो दिया है, भी नट का मान कितना दिया है, 46 वोल्ट। और ओमेगा का मान दिया है, देखिए टी के साथ जो है ओमेगा, ओमेगा का मान कितना दिया है, 100 पाई। ठीक है, हमें टी चाहिए ग्राफ को निरूपित करने के लिए, तो टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। चलिए मान निकाल लेते हैं टी का। टी का मान हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा का मान कितना है आपका, 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 50 हो गया। 1/50 माने 0.02 आपका आ गया सेकेंड। सेकेंड में दिया तो सेकेंड लिख लेते हैं। ठीक है, ये सेकेंड में समय इसमें दिखाएंगे, इसमें वोल्टता दिखाएंगे, वोल्टता इस एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस पे वोल्टता, एक्स एक्सिस पे समय को दिखाएंगे। चलिए, तो ये समय हमको पूरा पता चल गया। यदि हम ग्राफ पे दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, एकदम सिमिलर ऐसा ही बना देंगे हम ग्राफ। ये बोलिए ऐसा ग्राफ बना दिए, ये पूरा हो गया। टी का मान हम दिखा देंगे, टी का मान कितना निकला, टी का मान 0.02। तो यहाँ पे टी बाई टू कितना हो जाएगा, 0.01। ठीक है, यहाँ तक अधिकतम मान, अधिकतम मान बोल दीजिए भी नट बराबर दर्शा दीजिए, भी नट का मान कितना है, 40। मतलब ये समय अक्ष है और ये आपका वोल्टता ग्राफ, वोल्टता ग्राफ। इसमें ये आपका कितना है, 40 है, और ये आप जानते हैं ये 40 होगा तो ये -40। ऐसे बना लीजिएगा आप, 40, ये -40 है। ये आपका ग्राफ हो गया एक पूरे चक्कर के लिए। क्लियर है तक। देखते हैं, ये वाला प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6×10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। हाइड्रोजन परमाणु है तो आप जानते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या क्या दिया है, कह नहीं रहा है लेकिन परंतु सब कह दिया। आप जानते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु H11। ठीक है, तो एन का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दी है। अब कैपिटल एन क्यों लिए हैं आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन है तो ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब देखिए कह रहा है कि प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या दी गई है, मतलब आवृत्ति दी गई है, एन का मान आवृत्ति, आवृत्ति। तो इसको स्मॉल एन से दिखाएंगे, इसीलिए इसको कैपिटल एन से दिखा दिए। ये 1/t होता है। ठीक है, एक पूरे चक्कर में आवर्तकाल को टी, तो इस आवर्तकाल को टी कहते हैं या परिक्रमण काल टी कहते हैं। ये n बराबर 1/t होता है, जिसका मान हमारे में दिया है 6×10⁻15 प्रति चक्कर। चलिए, तो हमें निकालना है हाँ, हमें निकालना है आई का मान। ठीक है, यहाँ तक आई का मान निकालना है। आई बराबर क्या होता है बोलिए सभी लोग, Q/T।
ये आवर्तकाल है चक्कर, पूरे चक्कर के लिए, इसलिए टी ले लिया सब। चलिए क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ये एन मत रख दीजिएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर होता है एन ई बटा में टी, ठीक है तक। अब देखिए एन का मान कितना है, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा एक बटा में टी, एक बटा में टी का मान है 6 × 10⁻15। चलिए गुणा कर लीजिए सभी लोग, तो आई का मान बताइए हमारे पास। 16×6 = 96, ये 96 आ गया, गुणे 10 के घात -19 प्लस 15 कितना हो गया, -4, मात्रक बोलिए एम्पियर। तीसरा का ख नंबर प्रश्न पढ़िए। एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्रानुसार पड़ रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मैंने भी का मान ज्ञात करना है, और किरण का मार्ग भी दिखाइए। इसलिए बच्चे डर जाते हैं ग्राफ बनाने से, बहुत ही सिंपल है। 2 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर भी का मान निकालने के लिए और 1 नंबर ग्राफ बनाने के लिए। चलिए सिंपली क्या कह दिया है, उत्तल लेंस है तो एफ का मान पॉजिटिव होगा, आप जानते हैं सभी लोग। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मुख्य फोकस किधर होता है, दाएं साइड में होता है। अब वक्रता केंद्र से दाएं साइड मापी गई दूरी, उन्हें आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका ट्रिक भी हम बताए थे आपको। तो एफ का मान पॉजिटिव कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। चलिए चित्र में दिखा रहा है कि यू का मान, दाएं साइड यू वस्तु है तो यू का मान भी पॉजिटिव हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। हमें भी का मान निकालना है। आप लेंस का सूत्र लगा सकते हैं। लेंस का सूत्र बहुत ही सिंपल है, 1/में एफ इक्वल टू 1/में भी माइनस 1/में यू। भी का मान निकालना है तो 1/में भी बराबर 1/में एफ प्लस 1/में यू। सभी लोग सिंपल ही जानते हैं। ये कितना हो गया आपका 20 + 1/10 1/में भी, बहुत ही सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 20, 1 + 2 मैंने भी का मान आपका आ जाएगा, भी का मान उलट देंगे तो 20/3 कितना आ जाएगा 6.66, ठीक है। ये 6.67 भी लिख सकते हैं। ये आपका सेंटीमीटर में सब दिया है, सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में। अब कह रहे कि किरण आरेख बनाइए, तो बहुत ही सिंपल है, आप बताइए। ये हमारा किरण आरेख हम बना देते हैं, ठीक है सिंपली। ये प्रश्न में प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये प्रश्न कहीं पर मिल रही, ठीक है। ये आपका फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, थोड़ा फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा वस्तु की दूरी है केंद्र से, अब बताइएगा, वस्तु की दूरी ही दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताइए इसका मान भी का मान पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मैंने वक्रता केंद्र के दाएं साइड बनेगा, दाएं साइड में बनेगा, ये 10 है तो प्रतिबिंब कहीं इधर ही कहीं बनेगा। तो ये आपका ये आने वाला, तो ये आप बना सकते हैं ऐसे अपवर्तित होकर यहाँ पे, थोड़ा सा ये अपवर्तित होकर यहाँ पे। ये आई का मान हो गया कितना मीटर की दूरी पर, यहाँ से ये आपका 6.6 लगभग आपका हो गया। क्लियर तक। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ये 4 का अंगा नंबर है। ये प्रश्न 3 नंबर का है परंतु क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है, जिसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकेंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। चलिए आइए, क्या क्या प्रश्न में दिया है। स्वप्रेरकत्व मैंने एल का मान दिया है, सबसे पहले क्या क्या दिया है बताइए। स्वप्रेरकत्व मैंने एल का मान दिया है कितना, 0.4 मिली हेनरी, 0.4 मिली हेनरी। सभी लोग जानते हैं 1 मिली में 10⁻³ होता है, 10⁻³ हेनरी। दशमलव के एक स्थान ले जाएंगे आसानी से हल करने के लिए, 4.0 × 10⁻⁻4 होगा। दशमलव का एक स्थान बढ़ाए हैं तो घात में से घटाना भी पड़ेगा, तो ये आपका हो गया -3 -1 -4। चलिए और क्या क्या दिया है, कितना समय में डेल्टा टी का मान दिया है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, या हम इसको 10⁻⁻1 भी दे सकते हैं सेकेंड।
डेल्टा आई का मान कितना दिया है, धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है आपका 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर। अच्छा, ये मान पॉजिटिव है निगेटिव, परिवर्तन या तो कमी हो सकती है या तो अधिकता हो सकती है, हमें ई का मान निकालना है। ठीक है, हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। सभी जानते हैं ई बराबर होता है माइनस एल डेल आई बटा में डेल टी होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि परिवर्तन का मान हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि या निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए केवल अंकीय मान निकालेंगे, एल बराबर डेल आई बटा में डेल टी। चलिए एल का मान बताइए, एल का मान आपका दिया है 4 × 10⁻⁴, और ये डेल आई का मान 1 बटा में नीचे डेल टी का मान कितना है 10⁻⁻, -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा -3, कैंसिल हो जाएगा 4 × 10⁻⁻3। अच्छा, विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव है। हम जानते हैं इस वीडियो को 1.5% बच्चे ही पूरा देखेंगे, अतः आप उनमें से एक हैं। 5वां का ये घ नंबर का अथवा में का है, 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम ललन टाइप प्रश्न भी कह सकते हैं, चटक प्रश्न। ठीक है, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा, एक ही धातु है, तो एक ही धातु है तो रो का मान फिक्स होगा। प्रश्न में क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है L1 संबंधी, L2 संबंधी, L3 का मान कितना दिया है आप बताइए। ठीक है, इसका मान दिया है आपका 3 संबंधी 2 संबंधी 1 दिया है, और द्रव्यमानों का अनुपात M1 संबंधी M2 संबंधी M3 बराबर 1 संबंधी 2 संबंधी 3 दिया है। एक बात याद रखिए, एक ही धातु का तार है तो रो का मान फिक्स होगा, रो का मान नियतांक होगा, तीनों में एक ही होगा, तो अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा। और द्रव्यमान अलग अलग है तो घनत्व तो समान होगा, क्योंकि एक ही तार है, एक ही धातु का तार है तो घनत्व तो क्या होगा, समान होगा। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले हम रिलेशन जान लेते हैं आर में, तब इसको हल करेंगे। इधर हम रिलेशन जान लेते हैं, आर बराबर होता है रो एल बटा में ए नहीं दिया, यहाँ पर एम दिया है। तो पहले हम जानते हैं क्या जानते हैं आप बताइएगा। घनत्व डी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन भी। तो देखो डी ये एम, हम आयतन को क्षेत्रफल गुणे लंबाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल का मान ए का मान कितना निकल जाएगा, तो डी का इधर गुणा होगा, इधर जाएगा तो भाग, तो एम डी इंटू एल, ये आपका आ गया। हम यहाँ से इसको यहाँ पे रख देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बटा में कितना मान है, ए का मान एम डी इंटू एल, ये उलट के ऊपर चल जाएगा भागा वाला, तो आर बराबर हो जाएगा रो एल डी और एल दोनों साथ में चले जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, क्लियर है तक। अब चलिए आर का संबंध सबको पता चल गया। आप जानते हैं एक ही पदार्थ के लिए रो और डी का मान क्या होता है, फिक्स होता है। अनुपात निकालेंगे तो ये कट जाएगा, तो आर अनुक्रम अनुपाती हो जाएगा एल स्क्वायर बटा में एम का। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यदि आपको ये डायरेक्ट याद है तो फटाक से आप हल कर सकते हैं। R1 संबंधी R2 संबंधी R3 बराबर कितना हो जाएगा, पहले के लिए लिखेंगे तो L1 का स्क्वायर बटा में M1 संबंधी L2 का स्क्वायर बटा में M2 L3 का स्क्वायर बटा में M3। चलिए आप बताइए, यहाँ से हम डायरेक्ट करते हैं। L1 का मान 3 का स्क्वायर बटा में नीचे कितना है 1 संबंधी 2 का स्क्वायर बटा में 2 संबंधी आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटा में 3। चलिए क्या करते हैं, ये 9 संबंधी 1, ये कितना हो गया 4, लेकिन 2 से कट जाएगा तो 2 बटा में 1 होगा, नीचे 1 बटा में 3 संबंध है, तो तीनों में 3 से गुणा कर देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, 3 से गुणा कर देंगे तो ये आधार वाला हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 संबंध 3 से गुणा किया 27, 3 दूनी का 6 सिंपल। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये 5 नंबर वाला प्रश्न है। 5 नंबर वाले प्रश्न बहुत ही कम देखे जाते हैं। ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर से है। ऐसे प्रश्न में ऑफलाइन क्लास में बहुत सारा कराया था, 500 प्रश्न कराया ही था। आप देख सकते हैं प्रश्न को। एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन मैंने डब्ल्यू नॉट का मान दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति आवृत्ति का मान दे दिया है, मैंने न्यू का मान दिया है। विकिरण आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। वेग ज्ञात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें किस में बदलना पड़ेगा, आपको जूल में बदलना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान आप जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। तो फटाक से हम बदल देंगे। क्या क्या मान दिया है, सबसे पहले दिया है बाबू, बोलिए कार्यफलन मैंने डब्ल्यू नॉट का मान कितना दिया है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी बोले थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बदलेंगे, तो 4 × 10⁻6 × 10⁻−19 जूल, 16 चौका 64 × 10⁻−19 जूल डब्ल्यू नॉट का मान हो गया। और आवृत्ति न्यू का मान दिया है, न्यू का मान कितना दिया है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। चलिए ठीक है। एच का मान हमें ज्ञात होना चाहिए, प्लांक नियतांक का मान 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। ठीक है। उसके बाद अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, वी मैक्स का मान निकालना है। वी मैक्स निकालने के लिए आपको के मैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है ई बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्स। तो के मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान निकाला, इसको उधर भेजते हैं, तो ई माइनस डब्ल्यू नॉट। चलिए, आपको प्लांक के नियम के अनुसार ई बराबर होता है एच न्यू, तो ये हो जाएगा ये माइनस डब्ल्यू नॉट। चलिए अब मान रखते हैं, सबका मान दिया हुआ है। एच का मान हम जानते हैं 6.6 × 10⁻34 गुणे न्यू का मान कितना है 3 × 10⁻15 माइनस करना है कितना डब्ल्यू का मान। डब्ल्यू का मान कितना है बाबू आप बता दीजिए। हम निकाले हैं 6.4 × 10⁻−19। चलिए गुणा कर देते हैं, 6 × 18 1, 6 × 18 1 19। ठीक है, ये घात देख लेते हैं। आप बताइए -34 + 15 कितना हो जाएगा, आप घटाएंगे तो 9 19 हो जाएगा क्या, 10⁻−19। चलिए 10⁻−19 एकदम सिंपल है, -3.4 × 10⁻−19। अब देखिए सेम पदों को घटाना है तो घात समान होना चाहिए, इसमें तो घात समान है। यदि घात समान नहीं रहता, ये 18 हो जाता, तो हम पहले घात दशमलव को इधर उधर करके घात को समान करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, अब हम घटाएंगे, किस में से किसको घटाना है, हमें 19.8 में से 6.4 घटाना है, एकदम सिंपल है। ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो जाएगा कितना 13, बहुत ही सिंपल है। हम इधर कर देते हैं, देखिए सब लोग। तो के मैक्स का मान, गति ऊर्जा का अधिकतम मान कितना निकल गया, घटाए हैं इसका, इसमें से घटाए तो कितना आएगा 13.4 × 10⁻−19। चलिए, लेकिन के मैक्स का मान होता है 1/2। गति ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर वी मैक्स का स्क्वायर, 13.4 × 10⁻−19। क्लियर है, 2 से गुणा और m से भाग करने का। अच्छा m क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर आप जानते हैं 9.1 × 10⁻−31 kg, या लगभग आप 9 भी लिख सकते हैं इसको। चलिए तो 2 से गुणा कर देते हैं हम और m से भाग कर देते थे, ये मैक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3.2 × 13.4 × 10⁻−19 बटा में m का मान लगभग हम 9 रखते हैं, चलो 9.1 रख देते हैं, 10⁻−31 की। ठीक है, इससे कैलकुलेशन भी आपको पता चल जाएगा, अंडर रूट कर देंगे तो देखो ये मैक्स बराबर अंडर रूट में, चलिए एक स्थान पर दशमलव, एक स्थान दशमलव कट गया आपका, ये आपका 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 6 2 बटा में 91 गुणे 10⁻−19, नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस 31। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 10⁻12। अब इसको हम भाग करते हैं,
तो चलिए हम भाग कर ही लेते हैं, सब भाग करके दिखा देते हैं। यदि आप भाग कर सकते हैं तो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। 368 भाग कर देते हैं 91। सबसे पहले 2 बार ले जाते हैं, 2 2 9 दूनी का 18, ठीक है। 3 में 27 हो जाता तो नहीं जाता, तो ये हो जाएगा 6। ये आपका 16, 16 में 60 या 8, कटम कटम। चलिए 91 कम हो गया तो 10 लेंगे, 0 लगा देंगे। अब कम से कम 9 बार ले सकते हैं, 9 9 81 होता है, तो 9 कितना मतलब हो जाएगा, पूरा करते हैं 9 एकम 9, 9 9 81, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ऐसे इसे इरेज कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, ये 5, 5 में से गया 4, एक आटम कटो, 10 के कारण फिर 0, सॉरी फिर 0 आ गया। अब कितने बार में जाएगा, कम से कम 4 9 36, 4 बार में जाएगा, 4 4 9 36। ये हो जाएगा आपका कितना 6, ये आपका 10 ले लिए हैं तो 0, 10 में से 4 गया 4, और ये 3 में से 3 गया, कटम कटो 0। फिर आपका हो गया, आप जानते हैं 5 9 45, तो 5 बार में जाएंगे, इतना ही रहने देते हैं। कितना आ गया अंडर रूट में 2 9 4 5 और 10 के घर 12। चल ये लगभग लगभग 3 के बराबर है, तब लगभग में इसका मान लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 या 7 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना ही छोड़ सकते हैं। अगुण ये तो पूर्ण वर्ग बन रहा है 10 के घात 6। मात्रक बोलिए वेग है तो मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है तक। अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए आपके बोर्ड पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर से है। इस प्रकार आपको पता भी चल रहा है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस से जोड़ना है। प्रश्न में सभी दुख दिख रहा है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। सबको क्लियर है। संधारित्र की धारिता माने सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है प्रश्न में। दे दिया है, आपका दिया है किसी बल्ब का दिया है वोल्टता माने वाट का मान दिया है, पी का मान दिया है इतना वाट, भी का मान कितना वोल्ट का बल्ब है 100 वोल्ट का बल्ब है, उसको कितने मेन से जोड़ा गया है, जोड़ा गया है 200 वोल्ट के मेन से। आवृत्ति का मान 50 HZ, आवृत्ति का मान 50 दिया है, हमको निकालना है सी का मान। सबसे पहले याद रखिए, आप प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, प्रतिबाधा जेड का सूत्र होता है, जेड का सूत्र अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस काई सी का स्क्वायर, अगर काई एल रहेगा तो काई एल का स्क्वायर। चलिए तो तथा काई सी बराबर होता है 1 बटा में ओमेगा सी, यहाँ से मान रखेंगे तो ओमेगा का आर का स्क्वायर प्लस 1 बटा में ओमेगा सी का स्क्वायर, तो यहाँ से सी का मान निकल जाएगा। अच्छा सी का मान निकालने के लिए हमें जेड का मान निकालना होगा, आर का मान निकालना होगा, ओमेगा का मान निकालना होगा, जो यहाँ पे दिया नहीं है। तो ये प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं और जो नहीं दिया उसको निकालते हैं। सबसे पहले आर निकालना है तो, और जेड निकालना है तो आई निकाल लेते हैं। बोलिए पी बराबर, बोलिए यहाँ तक ध्यान से देखिए सभी लोग, पी बराबर क्या होता है वी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा पी बटा में वी, ठीक है यहाँ तक। तो पी बटा में वी हो गया, तो पी का मान दिया है आपका 50, इसका मान दिया 100, कट जाएगा कितना बार में 0 बार में, सॉरी 2 बार में कट जाएगा, कट जाएगा आपका 2 बार में, कितना आ गया 0.5 आधा एम्पियर। चलिए आर का मान निकालना है, तो पी बराबर होता है वी स्क्वायर बटा में आर, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटा में पी। यहाँ पे देख लीजिए आर का मान निकालना है, तो वी स्क्वायर मतलब 100 का 2 बार गुणा बटा में पी का मान 50। अच्छा इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये मेंस का मान दिया है, हमें बल्ब को उसमें ले जाकर जोड़ना है, हमें बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। बल्ब का प्रतिरोध कितना है, उस परिपथ का प्रतिरोध, ये कट गया आपका कितने बार में 2 बार में, तो आर बराबर हो गया 200। आर का मान निकल गया हमारा, एक मान निकल गया, हमें अब निकालना है जेड का मान। तो देखिए जैसे ही जेड क्या होता है, दोनों परिपथों को जोड़ने पर मैंने अति प्रतिरोध का मान, जैसे बल्ब जोड़ दिए हैं और संधारित्र को जोड़ दिए हैं, दोनों को जोड़ने के बाद कुल प्रतिरोध का मान जेड हो जाता है। तो जब दोनों को हम परिपथ से जोड़ दिए, मैंने मेन से जोड़ दिए, तब प्रतिरोध कितना हो गया आर, जेड हो गया आपका। तो पूरा अगर जेड होगा प्रतिरोध, जैसे आप ओम के नियम जानते हैं, आर बराबर क्या होता है वी बटा में आई। यहाँ पे हम परिपथ में जोड़ दे रहे हैं, मैंने मेन से जोड़ दे रहे हैं, मैंने मेन्स से यदि हम जोड़ दे रहे हैं, मेन से जोड़ दे रहे हैं धारा तो आई है, तो यहाँ पर आर नहीं प्रतिबाधा जेड कहते हैं।
तो जेड बराबर क्या हो गया, भी बटा में आई। तो जेड बराबर भी मीन्स का मान आपका मान दिया है कितना, 200 बटा में आई का मान 0.5। ये आई का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 0.5। चलिए अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 0.11 बन जाएगा। 1 से किसी में भाग करेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 400 ओम। ठीक है तक। तो सभी लोग हमारा निकल गया। देखिए कि किसका किसका मान निकल गया, जेड का मान निकल गया और आर का मान निकल गया। ठीक है, देखिए जेड का मान और आर का मान निकल गया। आर का मान हम इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा इधर इरेज करना पड़ेगा। 200। 5 नंबर वाले प्रश्न है, इसलिए धैर्य से देखिए, बहुत ही आसान है। ऐसे प्रश्न हम 10-20 को न्यूमेरिकल वाले सीरीज में कराएंगे। ठीक है, अब हमें ओमेगा का मान निकालना है। तो ओमेगा का सूत्र आप देख लीजिए, ओमेगा बराबर होता है 2πf। ठीक है, ओमेगा बराबर आपका फार्मूला होता है 2π/t। 1/t को हम f कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए ओमेगा बराबर 2π, f का मान कितना दिया है 50। 50 मतलब ये आपका 100 हो गया, गुणे में पाई का मान 3.14। दशमलव के 2 स्थान पे ले रहे हैं, याद रखिए अंतिम में भी दशमलव के 2 स्थान पे ही लेंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 314 मात्रक का रेडियन प्रति सेकेंड। हमें W का मान निकल गया, Z का मान निकल गया और R का मान निकल गया। हमें C का मान निकालना है। तो फार्मूला हम लगा देंगे। देखिए दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो Z का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर प्लस 1 बटा में ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू C का स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा तो 1 बटा में ओमेगा C का स्क्वायर बराबर प्रतिबाधा Z माइनस प्रतिरोध R। प्रतिबाधा Z का मान कितना निकला है 400। 400 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। आप लोग ये वर्गांतर का सूत्र बनता है, जानते हैं। एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। a प्लस बी मैंने 600 गुणे एक कोष्ठ में a माइनस बी मैंने 400 में 200 गया 200। ये आपका मान निकल गया 1 बटा में ओमेगा C का स्क्वायर। चलिए इनका गुणा कराते हैं, चलिए इनका फटाफट गुणा कराते हैं। तो 1 बटा में ओमेगा का मान 314C का स्क्वायर बराबर, इनका गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं कितना, 12 गुणे 10 के घात 4। ठीक है, तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट। तो 1 बटा में 314C, C का मान हमको निकालना है, अंडर रूट में 12 गुणे 10 के घात 4। तो ये 12 का 4 3 12 मैंने 2 अंडर रूट में 3 गुणे 10 के घात 2, ये निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग है तो निकल गया। ये 1 बटा में 314C का मान निकल गया। तो C का मान कितना होगा, C का इधर गुणा होगा तो इनका भाग करना पड़ेगा। तो 1 बटा में 314 गुणे 3 अंडर रूट में 3 का मान 1.73। 2 स्थान पर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 2 स्थान पे लिए हैं। ठीक है, चलो तो और 10 के घात 2, चलिए थोड़ा सा हल कर लेते हैं। अगर हम इनका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 8 2 6, ये 1.73। 10 के घात ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये +2 था, ऊपर गया तो -2 हो गया। चलिए ठीक है, इनका यदि हम गुणा कराएंगे तो आपका आंसर आएगा, तो लगभग आपका आ जाएगा 1086.44। या इसे हम लगभग में, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, आप लगभग में 1 बटा में 11 इसको लिख सकते हैं। अच्छा 11 नहीं, 11 तो इतना हो गया, 1100 गुणे 10 के घात -2। तो चलिए 1 बटा में 11 का मान होता है 0.09। 1 बटा में 11 का मान, 1 बटा में 11 का मान होता है 0.09090, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इतना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे और 2 स्थान पे है तो इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग में आपका C का मान 0 पॉइंट, इसके कारण 2 जीरो पहले लगा लेते हैं, फिर आपका आएगा 090। ठीक है, गुणे 10 के घात -2। अच्छा बताइए, दशमलव को हमेशा एक स्थान पर लिखते हैं। तो 1 2 और ये हुआ 3 और ये 4। तो C का मान लगभग कितना आ गया, 9 गुणे 10 के घात -4, तो इसके कारण -2, इसके कारण -6 फैरड, या इसको लिख सकते हैं लगभग 9 माइक्रो फैरड। सबको क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा कठिन प्रश्न है 5 नंबर वाला, इसलिए
कठिन होगा ही। ये 9वां का अथवा है, लास्टवा प्रश्न। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 केजी द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? ई डेल्टा ई का मान पूछ रहा है। आप जानते हैं नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जब भी बड़े नाभिक बनता है तो द्रव्यमान में कुछ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नाभिक बनता है तो द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है। इसी पर आपका बहुविकल्पी दूसरा नंबर था कि दो द्रव्यमान था M1 और M2, दोनों को जोड़कर M बन गया था, परंतु ये कभी भी बराबर नहीं होता है। इसका मान पहले दोनों नाभिकों का द्रव्यमान का मान एक्चुअल में हमेशा अधिक होता है। अब दोनों को मिलाकर एक बड़ा नाभिक बनाने से, संलयित करके एक नया नाभिक बनाने से द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कुछ कमी हो जाती है। वही कमी ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, जिसे बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसको, तो सबको ये बहुविकल्पी भी कंप्लीट हो गया होगा। और यही जो कमी है इसी का मान हमको निकालना है, इसके द्वारा कितना ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि यही द्रव्यमान में जो कमी है ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, तो उसी का मान हमको निकालना है। तो क्या क्या दिया है, चलिए प्रश्न में दिया है, ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न है। एम का मान 1 केजी, द्रव्यमान में क्षति कितना परसेंट हो रहा है, 1 का 0.3%। 0.3% माने 0.3% हटाएंगे तो 100, कितना लग जाएगा जी? द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम का मान कितना हो गया आपका, 0.003%, 003 कीजिए, ठीक है। और हो गया तक। सी का जरूरत पड़ती है यहाँ पर, सी बराबर, ये प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। स्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान कितना है, हम इसको 0.003 इंटू सी का मान 10⁸ का वर्ग लिखना है। चलिए इसको हम 1 स्थान पर लिखेंगे तो 3 × 10⁻³ लिख सकते हैं। 3 स्थान बढ़ाना पड़ा है दशमलव, तो इसलिए 3 को घात में से घटा देंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 16। चलिए गुणा कर देते हैं अंक का अंक के साथ, तो कितना हो जाएगा आपका, 9 × 27 प्लस 16 -3 कितना हो जाएगा जी, 13। ये हुआ आपका। अब 1 का स्थान हमारा 2 स्थान के बाद में कहीं नहीं था, लास्ट में दशमलव, तो 1 का स्थान पर लाएंगे, दशमलव का 1 स्थान घटा रहे हैं, इधर ले गए तो बढ़ा रहे हैं, तो इधर ले जाते घटा रहे हैं, तो 2.7, 1 का स्थान घटाए हैं तो घात में भी जोड़ना पड़ेगा, 10⁻14 क्या निकला है, ऊर्जा निकला है। तो आप इस पूरे वीडियो में यदि सेट नंबर 1 346 JS के सभी प्रश्नों को आपने हल किया है, और आपने ये भी देखा है कि किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर वाले प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना नंबर वाला प्रश्न किस चैप्टर से आ रहा है आपको जानकारी हो। तो आप इस सीरीज से यदि थोड़ा भी खुश हैं तो इस चैनल को लाइक करें। अगले सेट में हम बलिया जिला में पूछे गए पेपर कोड 346 JT को सभी न्यूमेरिकल को आसान भाषा में सॉल्व कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।